गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग घर पे होंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे और साथ में पढ़ाई वढ़ाई पे ज़रूर मन लगा रहे होंगे और मम्मी पापा की तो रिस्पेक्ट कर ही रहे होंगे। ये सारी मेरी आपसे एक्सपेक्टेशंस तो हैं ही और हमेशा रहती हैं। और नोट्स वगैरह तो अब मुझे नहीं लगता कि बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बोलते आ रहा हूँ, आप लोगों के रूटीन में भी आ गया है। और नोट्स के अलावा साथ में आपको एक चीज़ और करना होगा, वो ये कि जब भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है। क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो इसका मतलब एक ही बनता है कि जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे होंगे, अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा, सारे क्वेश्चंस अपने आप से बन जाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में डाउट आ रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है। इसका सिंपल से यही मतलब होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि एक्सरसाइज मेरे से नहीं बन रहा है, और तो आपको सिंपली यही करना है कि वापस से बैठना है और जो भी आपने चीज़ें पढ़ी थी, जो भी छोटे छोटे से डिटेल्स है, वो सारे भी ध्यान देना है और ढंग से पढ़ना है। और ये तब तक पढ़ना है जब तक एक सिचुएशन ऐसा ना आ जाए, जब तक कि आप जब भी एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंस रहा है। ठीक है, तो आप जो है अपने आप को फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ ले तो सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे से बन जाएंगे। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इरिगेशन पार्ट कंप्लीट कर दिया था, तो अभी तक हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहला पार्ट तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद सोइंग ऑफ सीड्स, वो भी कंप्लीट हो गया था। फिर एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये भी कंप्लीट हो गया था। ये 3 पॉइंट हो गए थे। उसके बाद चौथा पॉइंट हमारा था इरिगेशन में हमने कंप्लीट कर दिया था। इरिगेशन के 2 पार्ट से, एक तो ट्रेडिशनल मेथड्स जिसमें हमने 4 मेथड्स देखे थे। ठीक है, फिर उसके बाद मॉडर्न मेथड्स हमने देखे थे। मॉडर्न मेथड्स में 2 मेथड्स देखे थे, एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि इसमें एक भी मतलब थोड़ा सा भी पानी वेस्ट नहीं होता है, एक एक पानी का बूंद का हिसाब रहता है वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अगला जो पार्ट होता है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। जब आप फसल में पानी वगैरह डाल दोगे उसके बाद फसल बहुत तेज़ी से बढ़ता है, वो उसकी जो क्रॉप की हाइट होगी वो अच्छी खासी आ जाती है। लेकिन क्रॉप के साथ में अनवांटेड प्लांट्स या फिर अनवांटेड छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, अनवांटेड प्लांट्स क्या वहीं पे रह सकते थे? क्या वहीं पे रहते तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं थी? तो आंसर है नहीं, हमें दिक्कत तो है उससे, या क्रॉप को दिक्कत तो है। क्या दिक्कत है? अब मान लो मेरे पास में एक बॉक्स है और उस बॉक्स में मान लो 2 लड्डू हैं। ठीक है, और मैं हूँ और मेरा एक भाई है। ठीक है, ये मैं हूँ और एक मेरा भाई है। ठीक है, तो हम दोनों लोगों के लिए 2 लड्डू बिल्कुल सफिशिएंट थे। ठीक है, अब हमारे घर पे 2 और कज़न्स आ जाते हैं, 2 और कज़न्स मेरे आ जाते हैं। तो क्या अब मुझे, जहाँ पे पहले 1 लड्डू मिल रहा था, क्या अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आधा लड्डू मिलेगा? तो आंसर है यस। इसका मतलब ये हुआ जो मुझे फूड मिलता खाने को, अब उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है। ऐसे ही प्लांट्स के साथ में भी होता है, जहाँ पे एक प्लांट को मान लो ये एक प्लांट है। ठीक है, ये एक प्लांट है। इस प्लांट को मान लो ये 2 तरह के चीज़ें मिल रही थी खाने को। अब इस प्लांट के साथ में कुछ ऐसे प्लांट्स आ गए, इसके बगल में उग गए, जो हमें नहीं चाहिए था। तो क्या होगा? लेकिन फिर भी अब उग तो गए हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा इतना पावरफुल है ये वाला प्लांट हमारा कि ये शेयर ही नहीं करेगा। जो बगल वाला प्लांट होगा इसको भी इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जहाँ पे इसको 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स, 2 तरह के सामान मिल रहे थे खाने को, अब इसको आधा ही में एक ही सामान मिलेगा खाने को। तो मतलब ये हुआ कि जब इसको ग्रोथ करनी थी तो इसको ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे, लेकिन अब न्यूट्रिएंट्स आधा हो गए इसको जो मिल रहे थे।
तो जब आधा मिलेंगे तो क्या अच्छे से इसकी ग्रोथ हो पाएगी हमारे पौधे की? तो आंसर है नहीं। तो अच्छे से ग्रोथ हो पाए इसलिए हम जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड वीड्स होते हैं, उनको हम हटाते हैं ताकि हमारे जो प्लांट्स काम में आने वाले हैं उनको पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स मिल पाए, उनके खाने पीने में कमी ना हो। उनके खाने पीने में कमी नहीं होगी तो वो अच्छा यील्ड देंगे, अच्छा फसल होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि क्यों हम वीड्स को हटाते हैं। वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स जो हमें नहीं चाहिए थे अपने खेत में। तो कह रहा है इसके बारे में, इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। तो जो खेत होता है उस खेत में जिस क्रॉप को हमने बोया था उसके साथ में कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं नेचुरली। अब नेचुरली वो प्लांट्स आए कहाँ से? तो बड़ा सिंपल सा मेथड है। मेथड कौन सा है कि हवा चलती रहती है, हवा चलती रहती है तो कहीं पे भी कोई भी सीड वगैरह प्रोड्यूस किया किसी प्लांट ने, वो सीड्स इतने हल्के हुए, इतने हल्के थे कि वो उड़ के कहीं और जगह पे पहुंच गए। इतने सारे सीड्स थे कि जो है वो तुम उनको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अगर एक आध दो सीड होते और बहुत भारी भारी सीड्स होते तो वो तो वहीं गिर जाते। ये इतने हल्के सीड्स हैं कि हवा में ये उड़ जाते हैं और पता भी नहीं चलता है, और बहुत ढेर सारे क्वांटिटी में होते हैं। तो जब इनको जहाँ पे भी जाके गिरेंगे, इनको अगर धूप अच्छे से मिल गई, पानी मिल गया और साथ में बाकी न्यूट्रिएंट्स मिल गए, तो वहीं पे वो उनके अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और ये पौधा का फॉर्म ले लेते हैं। तो यही रीज़न है कि अपने आप से ये आपके जहाँ पे भी खेती वगैरह आप कर रहे होगे वहाँ पे अपने आप से उग जाते हैं। आगे कह रहा है, द रिमूवल ऑफ दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो वीड्स किसको बोलते हैं? ऐसे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो कि हमारे क्रॉप के साथ में उग जाते हैं नेचुरली। इन अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं। आगे कह रहा है, द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग। तो वीडिंग क्या है? द प्रोसेस बाय विच द वीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड। फील्ड में से जो वीड्स को रिमूवल का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वीडिंग। याद होगा। आगे कह रहा है, वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light। तो वीड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमने क्रॉप बोया था उससे न्यूट्रिएंट्स ही नहीं उसका ले रहा है। जो हिस्सा न्यूट्रिएंट्स का हमारी क्रॉप को मिलने वाला था सिर्फ और सिर्फ उसमें से हिस्सा नहीं ले रहा है, उसके अलावा वो पानी का भी हिस्सा मार ले रहा है हमारे क्रॉप का, और न्यूट्रिएंट्स का तो मार ही रहा था हिस्सा, और स्पेस भी खींच ले रहा है। स्पेस भी उससे जो हमारे क्रॉप को हिस्सा चाहिए था उस हिस्से में भी बंटवारा कर ले रहा है, और साथ में जो लाइट हमारे क्रॉप को मिलने वाली थी वो लाइट भी पूरा का पूरा हमारे क्रॉप को नहीं मिल पा रहा। उसमें से कुछ पार्ट इन वीड्स से भी इसको बांटना पड़ रहा है। तो ये तो हमारे लिए, हमारे क्रॉप्स के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे क्रॉप को जहाँ पूरा का पूरा मिलना था वहाँ पे अब इसको बांटना पड़ रहा है। जब बांटना पड़ेगा, इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो इसके यील्ड में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, इसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, तो फिर पैदावार अच्छी नहीं होगी। ठीक है, दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। यही कारण है कि इनकी ग्रोथ जो है, हमारे क्रॉप की ग्रोथ रुक जाती है या फिर रिलेटिवली कम हो जाती है। Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings। तो कुछ ऐसे weeds होते हैं, they even interfere in harvesting and may be poisonous for animals and human beings। अब क्या हुआ, एक ऐसा weed था जो आपके खेत में हो गया, वो पॉइजनस हुआ, पता चला कि वो पॉइजनस था। अब आपने जो है हार्वेस्ट वगैरह किया और वो आपके फूड ग्रेन्स के साथ में मिल गया। अब उस फूड ग्रेन को जो भी खाएगा उसमें से अगर सारे के सारे वीड के जो सीड्स थे वो मान लो रिमूव भी हो गए, लेकिन एक आध सीड भी अगर बच गया, वो हो सकता है पूरे के पूरे फूड को या पूरे के पूरे ग्रेन को हो सकता है पॉइजनस बनाता हो।
तो यही कारण है कि हम वीडिंग करते हैं, ताकि हम हेल्दी फूड खा पाएँ और साथ में हमें ढेर सारी अच्छी पैदावार मिल सके। तो ये कुछ रीज़न्स हैं। अगर किसी ने पूछ लिया कि वीडिंग हम क्यों करते हैं, तो पहली बात तो ये कि क्रॉप की ग्रोथ में वो रुकावट बन रहे थे, उनको अगर हटा देंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। दूसरा, कुछ ऐसे वीड्स होते हैं जो कि पॉइजनस इन नेचर होते हैं, तो वो किसको किसको इम्पैक्ट कर सकते थे, वो हमारे क्रॉप को भी इंटरफेयर कर सकते, क्रॉप का जो यील्ड था या क्रॉप की क्वालिटी थी उसके साथ में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे, या फिर जो भी जानवर या फिर इंसान उनके ऊपर डिपेंडेंट है उसको क्रॉप के ऊपर, उनका भी नुकसान हो सकता था। यही कारण है कि हम वीडिंग करते हैं। ठीक है। फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। जो फार्मर्स होते हैं वो कई सारे तरीके यूज़ करते हैं वीड्स को हटाने के लिए या फिर वीडिंग करने के लिए। टाइलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। तो सबसे आसान तरीका तो ये है टाइलिंग। सबसे पहला जो तरीका हमने यूज़ किया था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का, वो था टाइलिंग। टाइलिंग करने से क्या होता है, तो ऐसे छोटे छोटे पौधे जो अभी अभी उग रहे थे, जो वीड्स थे, उन्होंने अपना जड़ बना लिया था आपकी फील्ड में। अब क्या किया, जैसे टाइलिंग किया तो वो वीड्स उखड़ गए, उसके जो रूट्स थे वो उखड़ गए। जब रूट्स उखड़ जाएंगे और रूट्स को प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट जब नहीं मिलेगा तो वो रूट्स सूख जाएंगे। रूट्स सूख जाएंगे तो पूरा का पूरा पौधा ही सूख जाएगा। अब पूरा का पूरा जब पौधा सूख जाएगा उसके अंदर डिके वाला प्रोसेस हो जाएगा, तो वो एक तरीके से खाद का काम करेगा। ठीक है। तो एक तो टाइलिंग एक मेथड है जिससे हम वीडिंग करते हैं। दूसरा, आगे क्या कह रहा है, द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। फ्लावर और सीड प्रोड्यूस करने से पहले वीड्स को क्यों रिमूव करना होता है, ताकि वो जो फ्लावर्स अगर प्रोड्यूस हो गए तो फ्लावर्स में से सीड्स निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और वो सीड्स वापस से खेत में गिरेंगे और वापस से नए प्लांट्स, नए वीड्स ग्रो करेंगे। तो यही कारण है कि वीड्स में से फ्लावर और सीड निकलने से पहले ही उन वीड्स को साफ कर दो, रिमूव कर दो, ताकि उनमें से एक नया पौधा ना निकल पाए। ठीक है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाई अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने खेत में गए और एक एक पौधे को हाथ से ही प्लग कर रहे हैं, उसको उखाड़ रहे हैं अपने हाथ से ही या फिर काट रहे हैं। तो एक तो ये मेथड हो गया, पहला तो टाइलिंग था। दूसरा, मैनुअल रिमूवल यूजिंग हैंड्स या फिर कुछ इक्विपमेंट जिससे हम उसको काट दे रहे हैं। ठीक है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी आपने देखा होगा। ठीक है। खुरपी ट्रेडिशनल टूल है जिसको हर जगह में जनरली खुरपी ही बोलते हैं। ठीक है। तो अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। सीड ड्रिल हमने देखा था जहाँ पे जब हम सोइंग ऑफ सीड्स कर रहे थे वहाँ पे सीड ड्रिल्स यूज़ कर रहे थे। ऐसे ही सीड ड्रिल का यूज़ अपरूट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं वीड्स को। तो पहली बात तो ये टाइलिंग, दूसरा मैनुअल रिमूवल जहाँ पे हम हाथ से भी कई बार उखाड़ते हैं, दूसरा कई बार खुरपी भी यूज़ करते हैं, और तीसरा मेथड है अपरूटिंग ऑफ वीड्स यूजिंग सीड ड्रिल्स। ठीक है। सीड ड्रिल्स आपने पहले देखा हुआ है तो इसको वापस से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ।